मानेंगे अथवा नहीं। और शायद यही समस्या पाश्चात्य दार्शनिकों के साथ भी होगी। So this difference of Oriental डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, क्या शुरू किया जाए? 11 Yes sir, बजे। shall I start? Let us start. So I जी, formally welcome you, okay. and I formally welcome everybody here present, and let us enjoy the lecture. And if there is any question, then questions are most welcome, and we'll take questions at the end of the lecture, and after the presentation is over and lecture and question session is over, we'll have some important announcement. So students are advised to wait for the end of the session, that is after the lecture is over and after the question session is over, then we'll have discussion about certain things about research scholars. So I invite Dr. Prashant Shukla to present his talk here. Thank you. Yeah, a very good morning to all. First of all, I'd like to thank my department, my esteemed senior colleagues for providing me this platform. I mean, I'm really so honored and privileged to have this opportunity in front of you all people. Now, the topic which have been chosen today is philosophy as methodology. Well, there was some context, some background because of which I have preferred this topic over other popular topics. जैसा कि हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में देख रहे हैं, आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हम सारे लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं। We have got so many myths and misunderstandings regarding the discipline of philosophy. हम शुरुआत तो कुछ इस तरह से करते हैं कि philosophy is the mother of all sciences, and philosophy technically means love of knowledge, but once we actually try to bring it into practice, we try to manipulate its nature so as to suit our convenience. कभी कभी हम लोग फिलॉसफी के नाम पर कुछ ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जो कि वास्तव में फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र होता ही नहीं है। हमने देखा कि दर्शन शास्त्र के नाम पर हमने योगासन को योग दर्शन का नाम दे दिया, जबकि दोनों तकनीकी रूप से अलग अलग चीजें हैं। हमने ये भी देखा कि कभी-कभी हम नैतिकता, नैतिक आचरण और नीति शास्त्र के मध्य विभेद कर लेते हैं, जो स्वयं में समस्याग्रस्त है। न सिर्फ ये, बल्कि हम धर्म की चर्चा करने को धर्म दर्शन की चर्चा करने के समान ही मान लेते हैं। It appears to us as if there is absolutely no difference between discussion on religion and philosophy of religion. कभी-कभी हम ये भी देखते हैं कि हम दर्शन की परिचर्चा करते करते कब आध्यात्म पर पहुंच जाते हैं उसका पता ही नहीं चलता, और शायद हमारा दावा फिर भी ये बना रहता है कि हम दर्शन शास्त्र ही तो कर रहे हैं। क्या इसमें कोई समस्या होनी चाहिए? वेल, सुपरफिशियली स्पीकिंग, सतही तौर पर तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जब हम एक तकनीकी अकादमिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र फिलॉसफी की बात करते हैं, तो फिलॉसफी एज अ लव ऑफ नॉलेज हमें सूट नहीं करता। यह हमारी पूरी की पूरी परिचर्चा, उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति और उसकी पद्धति के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित करता। समस्या यह है कि हम सभी लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के पहले साल के पहले दिन पर फिलॉसफी की कुछ ऐसी ही परिभाषा रटी हुई थी, where we try to understand that philosophy is made up of two Greek terms, philo and sophia, which technically and literally means love, attraction and infatuation of knowledge, wisdom and truth. भारतीय संस्कृति में भी हमने दर्शन को सत्य के दर्शन के प्रयास के रूप में जानने का प्रयास किया। क्या ये परिभाषा सही है?
Well, the answer, I'm just trying to speak in the language of Professor Rakesh Chandra. The response would be yes and no. तो हाँ, जब हम पहली बार दर्शन शास्त्र की विधा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए ये परिभाषा कि ज्ञान के प्रति अनुराग का भाव ही दर्शन शास्त्र है, हमें सब्जेक्ट में एंटर करने में असिस्ट करता है, हमें विषय में प्रवेश लेने में तो सहायक सिद्ध होता है, किंतु ये परिभाषा, ये डेफिनेशन बहुत दूर तक नहीं चल पाती, because this specific definition is suffering from the fallacy of over implication. हम देखते हैं कि ये परिभाषा गाहे बगाहे अति व्याप्ति के दोष से ग्रसित हो जाती है, क्योंकि यहाँ उपस्थित अनेकानेक सुधीजन ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि दर्शन शास्त्र मात्र ज्ञान के प्रति अनुराग है, तो हम दर्शन शास्त्र के नाम पर शायद कुछ भी और कर सकते हैं, और जब भी हम कुछ भी कर रहे होंगे, यदि वो ज्ञान के प्रति अनुराग है, तो हम उसे दर्शन शास्त्र कहकर क्यों ना बुलाएं। और अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं, जो अंशतः सही ही है, तो हमारी अकादमिक विधा में कुछ दुविधा, कुछ असमंजस पैदा होते हैं, क्योंकि तब हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि हम इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिजिक्स या बायोटेक्नोलॉजी को फिलॉसफी से किस प्रकार अलग कर सकेंगे। तब हम इस बात का निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि फिलॉसफी के क्लास में कौन बैठने का अधिकारी है और कौन नहीं। तो हमें दर्शन शास्त्र की कुछ अधिक स्पष्ट, कुछ अधिक सटीक परिभाषा की आवश्यकता थी, और ये परिभाषा ही आज के इस डिस्कशन, इस प्रेजेंटेशन का मूल उद्देश्य है। मेरा और मेरे जैसे अनेकानेक लोगों का ये मानना होगा कि philosophy should not be taken and understood on the ground of its content, because the content of the discipline of philosophy might be anything. There are a variety of content available for the subject of philosophy if we try to look at it from different possible standpoints. तो अगर इसके तत्व में इतनी विविधता है, हम एक तरफ ईश्वर की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ विज्ञान की भी बात करते हैं, तीसरी ओर साहित्य की भी बात करते हैं, और चौथी ओर समाज की भी बात करते हैं, तो दर्शन शास्त्र आखिर कर क्या रहा है? क्या फिलॉसफी से संबंधित होने के कारण हमें किसी भी विषय पर कहीं भी और कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है? और अगर नहीं, तो क्या हमें दर्शन शास्त्र की एक बेहतर परिभाषा बनाने की आवश्यकता है? प्रश्न अत्यंत आवश्यक है, और आज के समय में तो ये और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। And that is why the topic for today, philosophy as a methodology, जहां पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार का विश्लेषण, विवेचन या इंक्वायरी करने का तरीका क्या हो सकता है, या कितने प्रकार के तरीके हो सकते हैं, और अगर विश्लेषण के, विवेचन के अलग अलग प्रकार के तरीके, पद्धति, प्रकार हो सकते हैं, तो इनमें से दर्शन शास्त्र किस विशेष प्रकार के विश्लेषण का प्रयोग करता है, जिसे पद्धति के रूप में अपनाने पर हम स्वयं को दार्शनिक कहने का या दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी कहने का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। Allow me to start with my PowerPoint presentation in front of you all. I believe it is visible. Okay, so let's come to the topic. The topic for today's presentation is philosophy as methodology, जहां पे हम philosophy qua philosophy की बात कर रहे हैं, and the focus of the discussion would be the distinction between first order and second order inquiry.
Now, before starting any further, let me ask you a very basic, a very kiddish or ridiculous kind of question. Dr. Prashant, I believe, would you like to share yes, your screen? I guess I'm sharing my screen, sir. It's not showing. If you want to, please, could you please share it again, because it's not showing. Oh, sure, sure, sir, sure. Yes. Now, wonderful, wonderful. Just 1 minute, just 1 minute. Is it visible, sir? Now it is showing that Dr. Prashant. Yes, now it is visible. Okay. So before starting any further, let me ask you a very basic, to some it might seem like a kiddish kind of question, but it is very important for today's discussion. आप लोग चित्र देख रहे होंगे, and my very basic question would be, what is this? थोड़ा सा हास्यास्पद प्रश्न लगता है, and your response, as I believe, is too obvious, is that, well, this is a mouse. ये तो एक चूहा है. And you might be thinking, what sort of question is this? Well, this is a strategic question for the field of philosophy. I will come back to this question again once I get the discussion done. So, we should start with the question, what is a philosophical activity? एक दार्शनिक क्रियाकलाप से हम क्या समझते हैं? जब भी हम कोई दार्शनिक क्रिया करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? A definitional account of what it means to be a philosopher and hence how to engage in a philosophical activity. Our purpose is what constitutes a specifically philosophical method, a method perhaps distinct from that found in any other discipline of academia or any other academic activity. Well, there are various ways of dividing up philosophical positions or traditions depending on their respective methodologies or concerns over the content. तो हम पाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग पृष्ठभूमि में हम दर्शन शास्त्र को अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और इसलिए दार्शनिक क्रियाकलाप की प्रकृति अलग अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है. One might be an analytical philosopher, as the tradition of our department goes. So one might be an analytical philosopher or a phenomenologist or an existentialist. हम रसल, क्वाइन और स्ट्रॉसन की तरह विश्लेषणात्मक दार्शनिक हो सकते हैं. हम हुसेल, हाइडेगर, गैटमर, मालेपोंती की तरह एक समृद्धि शास्त्रीय हो सकते हैं, या फिर हम जॉन पॉल सार्त्र और सिमोन दे बुआ की तरह एक अस्तित्ववादी भी हो सकते हैं. Or we might be a Thomist in support of Thomas Aquinas, or a Platonist, or an Aristotelian, or some reconstituted version of all of the three. We could probably conceive to be a Cartesian modernist, हम डेकार्ट की तरह आधुनिकतावादी हो सकते हैं, और a Hegelian idealist, हम हेगेल की तरह परफेक्शनिस्ट, आदर्शवादी या प्रत्ययवादी हो सकते हैं. We can be like a Derridian deconstructionist, हम जाक्स देरिडा की तरह विखंडनवादी हो सकते हैं, या फिर हम लियोटार्ड की तरह उत्तर आधुनिकतावादी भी हो सकते हैं. Even more specifically, we can be a Kantian epistemologist, हम कांट की तरह ज्ञान मीमांसी चर्चा भी कर सकते हैं. A Wittgensteinian linguist, हम विटगेन्स्टाइन की तरह भाषाई विश्लेषण भी कर सकते हैं. We can be a meta-ethicist, हम अधिनीति शास्त्र भी कर सकते हैं.
हम यूटिलिटेरियनिज्म भी, उपयोगितावाद भी कर सकते हैं, संवेगवाद भी कर सकते हैं, अंतर्ज्ञानवाद भी कर सकते हैं. Well, there are a list of possibilities available to us, and this list is almost endless in nature. So what is our concern? हमारे पास तो दर्शन शास्त्र करने के अनेकानेक तरीके हैं. So broadly speaking, all these possibilities are largely distinguished arguably from each other geographically as well as methodologically as well as conceptually. जब भी हम दर्शन शास्त्र में विभेद स्थापित करना चाहते हैं तो कभी-कभी हम पूर्व और पाश्चात्य का विभेद कर देते हैं, ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल फिलॉसफी की डिस्टिंक्शन करते हैं. हमारे सामने समस्या होती है, मैं भारतीय दार्शनिक कब कहलाऊंगा? क्या भारत की पेरिफेरी में जन्म लेने के कारण मैं भारतीय दार्शनिक हूं? क्या मैं भारत में पैदा होके पाश्चात्य दार्शनिकों के ऊपर चिंता कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मैं भारतीय दार्शनिक कहा जाऊंगा या नहीं कहा जाऊंगा? क्या मैं भारतीय दर्शन की तरह समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाऊं तभी मैं भारतीय दार्शनिक होऊंगा? क्या मैं पाश्चात्य दर्शन की तरह विशेषज्ञता, एक्सपर्टाइज पे फोकस करूं तो आप मुझे भारतीय दार्शनिक मानेंगे अथवा नहीं? और शायद यही समस्या पाश्चात्य दार्शनिकों के साथ भी होगी. So this difference of Oriental and Occidental philosophy does not always work. क्या हम इसे लीनियर वे में डिफरेंशिएट करने का प्रयास करें? क्या हम इसे एक रेखीय विभाजन करें? क्या क्लासिकल फिलॉसफी, मेडिवल फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी, कंटेम्परेरी फिलॉसफी और पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी के रूप में इसका विभेद करना would it be sensible? Well, as we have said, there are a list of possibilities, but broadly speaking, in the present day scenario of philosophy academia, हम दो अलग अलग तरह के ध्रुव विरोधी दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करते हैं और दोनों की परंपराएं, दोनों की पृष्ठभूमि सभी कुछ अलग अलग हैं. पहला, जिसे हम एंग्लो अमेरिकन एनालिटिकल ट्रेडिशन कहकर के बुलाते हैं, हम इसे विश्लेषणात्मक परंपरा कहकर के बुलाते हैं. और दूसरा, जिसे हम कॉन्टिनेंटल फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशन कहकर के बुलाते हैं, हम इसे महाद्वीपीय समृद्धि शास्त्रीय परंपरा के रूप में जानते हैं. This account, of course, constitutes a massively and therefore crudely compressed version of the two traditions. इन दोनों परंपराओं का ये बड़ा ही सटीक विभाजन नहीं है, लेकिन इसे हमने अपनी सुविधा के लिए स्वीकार कर लिया है. The intention here is not to sketch the entirety of the tradition. It is merely to point out some of the more obvious problems here when a single or uniform definition of philosophical activity is being attempted. तो हम यहाँ पे सारे विभेदों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हमारा फोकस, हमारा केंद्र बिंदु वहां पर है जहां पे विश्लेषणात्मक परंपरा और समृद्धि शास्त्रीय परंपरा फिलॉसफी एज अ डिसिप्लिन को अलग अलग तरह से समझने का प्रयास करते हैं और इनकी अलग अलग तरह से परिभाषा करने का प्रयास करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द एनालिटिकल ट्रेडिशन. सिंस फ्रेगे, Bertrand Russell, G.E. Moore, Strawson, the early Wittgenstein, and the Vienna School of Philosophy have been preoccupied with the place and significance of the logical form and expression in relation to the nature and scope of human knowledge. तो रसल, फ्रेगे, मूर, स्ट्रॉसन जैसे लोग जब दार्शनिक परिचर्चा करते हैं तो उनकी परिचर्चा का केंद्र बिंदु सदैव से भाषा का तार्किक स्वरूप और भाषाई अभिव्यक्ति ही रहती है. As a consequence, the systematic translation of formal arguments into symbolic logic has often taken precedence over the use of everyday language to express a view about the world and its complex operations.
तो विश्लेषणात्मक दार्शनिकों ने जब भी इस जगत की समस्याओं को, इसके अत्यंत क्लिष्ट क्रियाकलापों को समझने का प्रयास किया, तो उनके समझने की प्रक्रिया आमतौर पे आकारिक तर्क वाक्यों और प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र से होकर गुजरती है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो इनका दर्शन भाषाई विश्लेषण का दर्शन भी कहा जा सकता है। Overall, the analytical tradition owes its allegiance to the empirical sciences and mathematics, both in terms of its aims and methods, believing that, quote unquote, the science and mathematics are the paradigmatic disciplines insofar as a serious pursuit of truth is concerned. तो विश्लेषणात्मक दार्शनिक सदैव से ये मानकर चलते आए हैं कि विज्ञान और गणित ही वो मापदंड हैं, वो पद्धति मूलक दृष्टिकोण हैं जिनके द्वारा सत्य का अन्वेषण किसी भी प्रकार से संभव हो सकता है। तो ऐसे में हम ये नहीं छोड़ सकते क्योंकि दर्शन शास्त्र का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। दूसरी ओर कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन, जिसे हम महाद्वीपीय परंपरा के रूप में जानते हैं, now this tradition is arguably, well, I'm purposely using the term arguably because it is still controversial. So this is arguably a little more diverse in its growth and development. In essence, the tradition began historically with Kant. हालांकि एनालिटिकल ट्रेडिशन भी कांट को उतने ही पुरजोर प्रयास के साथ स्वीकार करते हैं जितना दावा कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन कर रहा है। So in essence, the tradition began historically with Kant, whose philosophical concerns were also principally epistemological in nature. For Kant, the knowledge we as subjects have of the world as an external object is knowledge of how the world appears to us. जगत जैसा कि हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। Therefore, we can only ever fully experience and know the world and its contents as phenomena, not as noumena. However, the formally recognized school of phenomenology is generally traced back to Edmund Husserl, for whom philosophy in the 20th century had all but lost its way. Hence, he sought to ground it in a proper investigation of the world as it appears to us, without reference to a world which is behind or beyond the one we inhabit. तो ये समृद्धि शास्त्रीय केवल आभासी जगत, जगत जैसा कि हमें दिखाई देता है कि चर्चा को ही दार्शनिक केंद्र बिंदु के रूप में स्वीकार करेंगे, ये ऐसे जगत की चर्चा नहीं करना चाहेंगे जो इंद्रियों के परे हो, जो किसी वैचारिक सत्ता में छुपी हुई हो, या ऐसी सत्ता जिसे हम कभी भी प्राप्त कर ही नहीं सकते। The existential and linguistic concerns of the phenomenological movement involve a deeply complex configuration of German idealism and romanticism and French social and political critique, distinguishing the nature of the discipline now. Now, these two broad characterizations, one of analytical tradition and other of continental tradition, help us to distinguish the current competitive nature of this discipline. At the analytical extremity, one's method is exclusively to do with the reduction of all human conduct and understanding to precise formula of logic. हम सभी प्रकार के मानव आचरण, मानव समझ को स्पष्ट रूप से तर्कशास्त्रीय अभिव्यक्ति के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से कभी विज्ञान में और कभी गणित में प्रयास किया जाता रहा है। Whilst at the extremity of the continental tradition, one's method is to do with the poetic celebration of human differences in a mystical, metaphoric,
or disjunctional manner. तो महाद्वीपीय परंपरा मानव के अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं को उत्सव के रूप में लेती है, उन्हें सेलिब्रेट करने का प्रयास करती है, उन्हें तार्किक नहीं बल्कि काव्यात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास भी करती है। और इस प्रक्रिया में कभी कभी वो रहस्यात्मक हो जाती है, कभी कभी मिथकों को जोड़ लेती है और कभी कभी रसात्मक भी हो जाती है, लेकिन लॉजिकल तो नहीं हो पाती। सो व्हाट वी डू, ऐसे में हम क्या करें? हम आर्गुमेंटेटिव या एनालिटिकल ट्रेडिशन की तरफ जाएं या पोएटिक और कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन की तरफ जाएं? Considering how we fashion a method for exploring the issues or questions which concern us, these competing, these conflicting, these complementary traditions of analytical and continental exist on a much higher level of generality than one might initially suppose. And the argument goes like this. There are any number of first order activities and disciplines such as making sample surveys and collecting data as we do in social work and sociology, doing lab dissections as we do in zoology, mapping the grounds as we do in zoology and geography, even fishing, kicking a football, stamp collecting, farming or shipbuilding. चाहे मैं मछलियां पकड़ने के लिए जाऊं, मैं फुटबॉल खेलने के लिए जाऊं, मैं स्टाम्प्स को कलेक्ट कर रहा हूं, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, या फिर मैं थीसियस की तरह एक शिप बना रहा हूं, ये सभी चीजें चूंकि साक्षात रूप से मेरे सामने हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में हैं, मैं इंद्रियों के द्वारा उन्हें जानता हूं और उनके संपर्क में आता हूं, इसलिए ये सभी चीजें फर्स्ट ऑर्डर एक्टिविटी, प्रथम स्तरीय क्रियाकलाप के रूप में जाने जाएंगे या फिर जाने चाहिए। These are all first order activities because they are geared to fairly specific ends, deal in collection of particular kind of facts and prescribe certain sort of practices. ये first order इसलिए हैं क्योंकि इनका एक विशेष उद्देश्य होता है, इनमें विशेष प्रकार के तथ्य होते हैं और विशेष प्रकार के व्यवहारों का पालन किया जाता है। They all manifest themselves as they adopt the specialist terms, construct and follow certain procedures and rules which are publicly agreed and understood. तो इन क्रियाकलापों में कुछ हम ऐसे नियमों और नियमावली का पालन करेंगे जिसे हमने सहमति से स्थापित किया हुआ है। On the whole, we know exactly what we are doing. हमें पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं when we let ourselves in for a Friday afternoon's fishing. We know the kind of equipments that will be required and the ways of handling that equipment and so on. Much of what is needed to be known can be taught in a fairly pragmatic and straightforward manner. मैं मछली पकड़ रहा हूं तो क्यों पकड़ रहा हूं, उससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या उसका समाज पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या मुझ पर कोई प्रभाव पड़ेगा, वगैरह वगैरह। Although to achieve deep enjoyment, to possess real skill and judgment, and to gain personal success, many years must be devoted to constant practice and correction of such first order activity. The same is largely true of other activities as mentioned above, although one might wish to object to the inclusion of a specific theoretical and practical discipline such as zoology or geology. But at least it could be argued here that all these are first order activities without in any way suggesting a diminution of their intellectual status. Can it be true for philosophy? Well, this can't be true for philosophy as a technical academic discipline. Why? Well, my response would be the problem occurs here because, number one, philosophy has no obvious content of its own.
दर्शन शास्त्र का स्वयं में कोई सार तत्व नहीं होता, वो सार तत्व दूसरी विधाओं के साथ साझा किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। तो जब हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, तो मूल रूप से रिलीजन हमारा सार तत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो धर्म का सार तत्व है। ईश्वर भी हमारा मूल सार तत्व नहीं हो सकता, वो धर्म आध्यात्म से संबंधित तो हो सकता है। उसी तरह से जब हम विज्ञान की बात करें, सो द साइंटिफिक मेथड्स आर अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस। Philosophy shares or borrows the scientific terms for them, and therefore philosophy cannot claim to have an obvious content of its own. Number two, no clear discernible aim which governs its course. कम से कम इस जगत में हम दर्शन शास्त्र के स्पष्ट और विभक्त उद्देश्य को स्थापित नहीं कर सकते। और यही वजह है, शायद गाहे बगाहे हमारे सामने उत्सुक जनों के ये प्रश्न भी आते हैं कि हम दर्शन शास्त्र क्यों पढ़ें, हम दर्शन क्यों करें। And third, notably important point here is that nor seemingly any identifiable reason why anyone should wish to pursue it. और ये आजकल का हमारा प्रश्न, कौन सा कारण होगा जिसके कारण हमें दर्शन शास्त्र की विधा में अपने अध्ययन को और आगे बढ़ाना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में बोलें, इससे हमें लाभ क्या होगा। Well, there are no empirically based fact-finding missions which it must support, and no set routines for teaching nor learning, as one is never quite sure at the outset if there is anything either to teach or to learn. तो हम इसका पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते, हम एक लाइन में आपको ये बता नहीं सकते कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ा रहे हैं। ये एक विशद चर्चा का विषय है। So one way in which it gains some semblance of purpose is to look around for first order activities and practices on which to fix its questioning gauge. तो दर्शन शास्त्र क्या करेगा, ये इधर उधर देखेगा जहां पर उसे विविध प्रकार की फर्स्ट ऑर्डर एक्टिविटीज, प्रथम स्तरीय क्रियाकलाप दिखाई देंगे, और इनके ऊपर दर्शन शास्त्र अपने प्रश्नों को केंद्रित करता है। चूंकि इसका केंद्र बिंदु फर्स्ट ऑर्डर एक्टिविटी है, तो ये स्वयं में तो फर्स्ट ऑर्डर एक्टिविटी नहीं हो सकता। Therefore, the purpose becomes itself second order in nature. तो प्रथम स्तरीय क्रियाकलापों का विश्लेषण करने के कारण दर्शन शास्त्र स्वयं में द्वितीय स्तर का विश्लेषण बन जाता है। A word of caution, the word second order should not be taken as synonymous of secondary or second hand. Both have different context and therefore different kind of meanings. So the purpose then becomes second order in nature, to subject to rigorous scrutiny of all of the concepts and terms, practices, rules, and regulations by which other first order activities and practices are governed. And therefore, these are the analytical philosophers who try to establish philosophy as a second order inquiry. जब भी हम द्वितीय स्तर का विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल गणित की तरह, तो हम दार्शनिक कहलाएंगे। Philosophy, as we see, is wholly uncommitted to and unconcerned with the first order activity under inspection. Instead, it is simply concerned to try to understand and make sense of any and all first order activities. It is concerned in as disinterested neutral way, जिसे हम निष्पक्ष दृष्टिकोण कहेंगे, आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहेंगे, समीक्षात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। So it is concerned in as disinterested, neutral or impartial way as much as possible with what it is that is going on under the umbrella term of fishing or kicking a football. The typical analytical tradition's assumption is that
quote unquote, philosophy as a second order inquiry can provide the general idea or the distinct method by which all other first order disciplines and activities can get clear about themselves, their behaviors, beliefs, presuppositions and identities. तो हम ऐसा द्वितीय स्तर का विश्लेषण कर रहे हैं जिसके कारण हम जगत की सभी संभावित प्रथम स्तरीय विश्लेषण को और अधिक स्पष्टता और एक निश्चित परिभाषा प्रदान कर सकें. So we are working towards the clarity of our understanding. We are not generating knowledge. We do not claim that. We are only clarifying the doubts or misunderstandings in day-to-day parlance of knowledge. That is why the standard definition of philosophy comes as philosophy talks about the things in the most general sense of the term. And that is why जब हम एक इंडिविजुअल काउ को ऑब्जर्व करें, जब हम एक गाय को देखते हैं, तो हम फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे होते हैं. इसे हम विज्ञान का विषय बना सकते हैं, समाजशास्त्र का विषय बना सकते हैं और आजकल तो हम इसे राजनीति का भी विषय बना देते हैं. लेकिन गाय के विषय में बात करना इट्स नॉट अ टास्क ऑफ फिलॉसफी. लेकिन जब हम काउनेस की बात करेंगे, गोत्व की बात करेंगे, जनरल आइडिया ऑफ काउ की बात करेंगे और हम उसका सटीक विश्लेषण और परिभाषा प्रस्तुत कर पाएंगे, तब हम दर्शन कर रहे होंगे. So the formula and system is created in philosophy just like algebra or geometry. I would like to mention here that the term form, formula and system have been mentioned by P.F. Strawson in his classic test Introduction to Logical Theory, chapter number 3. Thank you. So philosophy is a second order activity. ये बात तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है और अगर ये स्पष्ट हो जाती है तो प्लीज आप स्क्रीन को देखें. हम अपने पहले प्रश्न पर फिर से लौटकर वापस जा रहे हैं. And my question was, what is this? और संभवतः आपने प्रतिक्रिया स्पष्ट की होगी एक sarcastic smile के साथ कि what sort of this question is this? Well, obviously this is a mouse. Well, now after this long discussion, a philosopher doing second order inquiry might say this is not a mouse, rather a picture of the mouse. ये एक चूहा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक चूहे की छवि है, चित्र है, परिभाषा है, विचार है, संप्रत्यय है. और जब हम इस छवि, इस चित्र, इस संप्रत्यय, इस विचार या फिर जनरल आइडिया की बात करेंगे तो हम फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी नहीं कर रहे, हम सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे हैं. और तब वस्तुतः ये चूहा ना हो करके, ये माउस ना हो करके माउसनेस बन जाता है. दिस माउसनेस, दिस डेफिनेशन, this general idea comes to us as the task, as the purpose of philosophy. Now, बस इतना कह के हम समाप्त नहीं कर सकते. We can't stop here as we are doing, as we have promised to ourselves, an unbiased, critical second order inquiry. So, calling it as cowness, calling it as a general idea, calling it as a second order inquiry is what analytical tradition would say. What would Continental say here? Their claim is that philosophy, qua philosophy, is not a grand second order activity, but is itself a first order activity. Various philosophical traditions and their discourse have transformed philosophy into the meta-discipline it sometimes claims for its identity and justification, and transformed the philosophy into, तो वो आलोचना करते हुए 2 points देंगे. Number 1, intellectual personification, and number 2, embodiment of a universal academic problem solver. शायद यही वजह है कि कुछ लोग दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्रियों की आलोचना करते हुए, विशेषकर विश्लेषणात्मक परंपरा की आलोचना करते हुए ये कहते हैं
It seems like you are the people who are sitting in the ivory tower. आप एक ऊंचे से टावर पर बैठकर जगत को देखने का दावा करते हैं और आप ये दावा भी करते हैं कि आप सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान अपने ड्राइंग रूम में बैठ के दे सकते हैं, अपनी डेस्क और चेयर पर बैठकर केवल मानसिक विचारों से दे सकते हैं। और इसीलिए वो एनालिटिकल फिलोसफर्स को इंटेलेक्चुअल पर्सोनिफिकेशन कहते हैं और यूनिवर्सल एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से जानते हैं। कभी कभी तो उन्हें सरकाजम के साथ, यंग के साथ आर्म चेयर फिलोसफर्स कहकर भी बुलाते हैं। Quite contrarily, a philosopher cannot be identified by the virtue of the tradition or second order practice to which he or she may belong, because ultimately the philosopher is atopos. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फिलोसफर स्वयं में स्वभाव के द्वारा एटोपॉस होगा, जो कि एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब ही होता है द पर्सन इज अनक्लासिफिएबल। आप उसे एक क्लास में नहीं रख सकते और उसी वक्त में, उसी ब्रेथ में आप उसे हर क्लास में रख सकते हैं। So it is an insider of all the classes, and well, it is out of place of all the classes. This term for the first time was used by Plato in Theaetetus to describe the character, the individuality of Socrates, when Plato frequently describes Socrates as atopos, an out of place person, no matter where and when he or she goes. His behavior, his conduct, his intellectual disposition, and his constant quizzical stance were all out of place with the prevailing culture and background. His first order activities never somehow seemed to fit. Hence, given that he was out of place, it were better for society that he was also out of the way. And we all know the story. And so, Continental's major claim is philosophy qua philosophy is a first order activity, and the various philosophical traditions and discourses are simply derivative second order practices. तो महाद्वीपीय दार्शनिक जो कि विश्लेषणात्मक दार्शनिकों का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र भी उसी प्रकार से प्रथम स्तरीय विश्लेषण होगा जिस तरह से कोई भी अन्य विधा हो सकती है। If this is the case, what is philosophy's first order activity which its discourse expresses? It is simply all those daily activities in which the philosopher engages and which can be grouped in the following manner. Number one, these activities may be said to do with intellectual commitment, reading, listening, discussing, writing, thorough investigation, analysis, and so on. But it is also, number two, those activities which are more to do with creating a sense of an internal philosophical character, meditation, remembrance of good things, reflection, therapies of passion, and number three, those particular activities and behaviors which mark out the philosopher's external commitment, the conduct governing one's duties and responsibilities towards society, towards fellow human beings. So it depends on you which particular tradition would you like to choose. Well, I am just trying to do the conceptual analysis of the term without giving you any directions to act or follow. My attempt has simply been to understand, to express in a clearer fashion. Thank you. Thank you, Dr. Prashant Sukla, for wonderfully presenting philosophy as second order inquiry. And it was wonderful to listen you. I hope that all students have been benefited with the lecture. Thank you very much. Really, we are grateful to you for presenting in such a wonderful manner. Now, philosophy as second order inquiry is a topic which we find in pre-PhD coursework also. And so in this way, it is relevant for PhD scholars as well. As Ayer said in his prescribed text in this department, semester 3 PG,
that philosophy is not different from other subjects so far as its subject matter is concerned, but it is different from other subjects so far as its methodology is concerned. So, and we have got from this conversation one idea that is for students to follow, that is atopos, the Greek idea you have just mentioned from Theaetetus of Plato, and that's wonderful. And atopos idea I found in Wittgenstein also in philosophical investigations, when he's talking that a city's police basically tries to classify its citizens in various categories. Uh, for example, the person, whether he is doing a particular job, or he is having particular skill, or he is residing in a particular place, but basically fails to classify a particular person according to that, because there's a person who is not doing a particular profession and who doesn't belong to a particular skill, but he is having many professions and many skills and living in many places. So basically the person is autopos because he belongs to various categories at the same time, and that I suppose that Wittgenstein took it from Plato. I suppose that the basic idea was there already there. So in this context, I suppose that there may be like some questions from scholars, students, and faculties, and I would request you to kindly note down those questions, and you can answer at your will at a particular sequence, because it may not be possible to get the counter questions because the format is like this. So you might try to benefit, for the benefit of scholars, you might be liking that you'd like to say something for the benefit of students and scholars and others as well. So I request all the persons present here to kindly ask your questions, or you can send your questions in chat box also. Good morning, sir. Sir, this is Ananya. I wanted to ask you, sir, I wanted to ask, like you said that philosophy has no particular essence of its own. Like we always do second order inquiry of other disciplines, but like the epistemological and metaphysical domains of the philosophy, which we study, like, are they exclusive to just, are they just exclusive to philosophy, or any other discipline studies, like how we get knowledge and stuff like that? Uh, Thank you, Anand, for your very interesting kind of question. My focus here was that when we do epistemology, we are not talking about anything. Let's say in case of a proposition. So when we say all S is P, so what S is belongs to some other discipline. Whether S is P or S is not P depends upon its further analysis. Let's take, for the sake of example, we do philosophy of religion. Now, all the terms of religion, whether it is specific kind of language, whether it is cognitive, non-cognitive, or semi-cognitive, whether you are talking about God, whether you are talking about problem of evil, whether you are talking about the code of conduct in different religions, all these are the copyrights of the religion discipline. I mean, we claim that it pertains to the discipline of religion. So what philosophy is doing? Philosophy is borrowing the content from the area of religion and then treating it through its specific kind of methodology. That methodology which is second order, which is critical, which is impartial. तो अगर हम ईश्वर के विषय में बात कर रहे हैं तो हम अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का विश्लेषण नहीं कर रहे, बल्कि बिल्कुल एक गणितज्ञ की तरह उस ईश्वर का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम धर्म दर्शन कर रहे होंगे। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से भारतीय दर्शन में आपको कभी भी वेद दर्शन नहीं पढ़ाया जाता,
बल्कि वेदांत दर्शन पढ़ाया जाता है, जो कि उपनिषदों में है, ना कि वेदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यक में या संहिता में. Because this is precisely Upanishad where we do critical analysis of the terms already provided in the Vedas. Vedas are not the focus of philosophy, Upanishads are. So goes with science, with society, with mathematics, with religion, and so on. So philosophy should be taken as a methodology to be applied or any other discipline. But I'm sorry, it cannot claim to have a content of its own. Thank you. Thank you, sir. And like, if we are discussing, like, if we talk about the existentialist, like, if they say life is meaningless, then is it a first order inquiry or second order inquiry? Like, if we are existing here in some place, then if we are talking about purpose of life, then like in Indian this Indian philosophy, we talk about purusharthas. So are we, when existentialists are saying that there is no meaning of life, then they are doing second order inquiry on these four, these any other purpose of life which is given by anyone else? Yeah, it's a nice question, and I'm so happy because there are the experts of this Yeah, tradition who wonderful. are present in the same room. Thank you. So, Yeah, it's wonderful, and Dr. Prashant, and basically this question belongs to not to your presentation, but to a different kind of area. Ananya, I would like that to request you to unmute your video also, so that you are present in picture form also as well. And there are many other persons who are willing to ask questions, I suppose. Prashant, Oh, yes, would you yes, like? sir. There is one question by Avin Nisham. He has written. After Avin Nisham, I will request Sanjay also to come in. So for that time, Sanjay, please mute your video, and I will ask you to come in after Avin Okay, Nisham. thanks, sir. Let me place Abhin Nisham Tiwari's question to Dr. Prashant Shukla. So, Dr. Prashant, Abhin Nisham is asking a question from you, and that question is, there is a question from me, if you would like to answer. If I am inquiring an object, and if we do not know the real reason or objective of an object, but the thing serves the purpose as other thing, giving this analogy on any particular subject, can philosophy do it? Abhin Nisham, are you available? Hello, Abhin Nisham. yeah, Abhin is there, sir. He has responded. And it's a very interesting question. Abhin, we would be discussing this in detail. Uh, Talking about the purpose of a thing for the time being. Of course, it's like an analogy, and there are different kind of subsets of the methodology provided in the field of philosophy. जब हम बाद में ट्रुथ के अलग अलग थ्योरीज या अप्रोच की बात करते हैं, जहां पे हम ये देखने का प्रयास करते हैं हाउ डू वी एस्टैब्लिश ट्रुथ अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस और कोहेरेंस के साथ हमारे पास प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ भी आएगी, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्पस को समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करने का प्रयास करेंगे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं होगा. But I would like to emphasize here that this kind of pragmatic approach is a technical forte of continental philosophy. Most of the time, our analytical philosophers would not support such kind of pragmatic approach or the nature of truth, which keeps on changing as per context. Wonderful. जैसा कि हमने पहले भी देखा है, सर, हम लोग लॉजिकल फॉर्म और फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, और वो लॉजिकल फॉर्मूला या फॉर्म समय के साथ बदल नहीं सकता है. So that's my understanding. Wonderful. Professor Rakesh Chandra can give us. Professor Rakesh Chandra, sir. He is not, I think, here for the moment. Okay. Can we take Sanjay's question, Dr. Shukla? sir. Sanjay. Sanjay ji, can you repeat the question once, please? I'm so sorry for that. सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने अच्छा इतना वक्त व्याख्यान दिया
वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर सकते हैं संजय। और मेरा जो क्वेश्चन है, थैंक सर, तो जो मेरा सामान्य प्रश्न है वो ये है कि निश्चित रूप से फिलॉसफी जो है सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी है, ठीक है, मान लिया, सत्य भी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी जो होती है, तो क्या उसको लॉजिकली हम प्रूव करेंगे तभी वो सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी या फिलॉसफी कही जाएगी? हमारे जो नॉलेज के जो अदर सेंस हैं, क्या उसको अभिनय करना चाहते हैं सर, प्लीज? First of all, it's a very interesting and very useful question for this discussion. जैसे कि अगर हम लोग समाज के विषय में बात करें तो हमारे पास दो अलग अलग तरह के विद्वज्जन होंगे। पहला जिसे हम सोशल थ्योरिस्ट कह करके बुलाएंगे और दूसरा जिसे हम सोशल एक्टिविस्ट कह करके बुलाएंगे। We as the people of philosophy are providing the theory, the hypothesis or formula on the ground of which other first order actions can be taken place. हम ये कहीं भी नहीं कह रहे कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एक्टिविटी का कार्य करने वाले का प्रयोजन या कार्य प्रणाली दोयम दर्जे की होगी या निम्न होगी। वो अपने स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हम उनका इसके लिए सम्मान भी करते हैं। लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र कर रहे हैं तो हमारा कार्य इस सीमा तक पहुंचता है कि हम उन्हें सिद्धांत और सूत्र प्रदान कर सकें। जब हम लॉजिकल शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अर्थ सिर्फ ये है, हम संवेगों, भावनाओं और संदर्भों से प्रभावित होकर अपने निर्णय नहीं देंगे, बल्कि निष्पक्ष एक गणितज्ञ के समान ही निर्णय देंगे। उस निर्णय का पालन फर्स्ट ऑर्डर में किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर एक्टिविटी बोथ कीप ऑन इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। हम फर्स्ट ऑर्डर से डेटा लेके सेकंड ऑर्डर हाइपोथेसिस बनाते हैं और सेकंड ऑर्डर की हाइपोथेसिस और थ्योरी लेकर के फर्स्ट ऑर्डर एक्टिविटी वाले अपना कार्य करते हैं। तो इसमें हायरार्की कहीं भी नहीं है, केवल सीमा का विभाजन, वो भी सुविधाजनक अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया गया है। Wonderful, wonderful, very nice. Professor Rakesh Chandra sir has come. Professor Rakesh Chandra sir has come. Yeah. Sir, would you like to say? Thank you so much. Thank you, sir. Yeah, just a small. Can you hear me? Yes, sir. Can you hear me? Everybody, sir. Yes. Yes. Yeah. Thank you very much, Dr. Prashant, for a very, very good exposition. मैं सिर्फ दो तीन बातें आपको यहाँ पर ये याद दिलाना चाह रहा था, जो कि मुझे लगता है कि कई बार हम लोग के प्रवाह में वो शायद पीछे छूट जाती हैं। जैसे डॉक्टर पांडे ने भी ये कहा कि जब हम अरस्तु की परंपरा को देखते हैं या विटगेनस्टाइन की परंपरा को देखते हैं तो उन सब परंपराओं के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि डेफिनेशंस का एक बड़ा भूमिका है। विटगेनस्टाइन ने बहुत सारी उस पर चर्चा भी की है। तो जब हम किसी विषय को डिफाइन करते हैं तो हम उसकी विषय वस्तु और उसकी पद्धति दोनों पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम विश्लेषणात्मक पद्धति की बात कर रहे हैं तो हम केवल पद्धति की बात कर रहे हैं और हम आगे ये नहीं कह पाएंगे कि हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र के बारे में हमारी कोई सब्सटैंशियल थ्योरी नहीं होगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्लेटो से लेकर आज तक सबकी एक एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिकल थ्योरी भी रही। वो उस तक कैसे पहुंचे, तो उसमें वो कई बार वो इंट्यूशन से पहुंचते हैं लेकिन आर्ग्यू करते हैं अपने लॉजिक के माध्यम से, और जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम उसको एनालिसिस के माध्यम से कर रहे होते हैं। तो एक तो मुझे ये लगता है कि ये बात पूरी स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो केवल मेथोडोलॉजिकल मॉडेस्टी है ये बहुत दूर तक नहीं मेंटेन की जा सकती। जैसे रसल में भी फिलॉसफी ऑफ लॉजिकल एटमिज्म है जो अपने आप में एक फुल फ्लेजेड मेटाफिजिकल थ्योरी है। स्ट्रॉसन की किताब का नाम ही है इंडिविजुअल्स डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। तो अपने आप में मेटाफिजिक्स से गुरेज हम बहुत दूर तक नहीं कर सकते। पहुंचने के लिए जो पद्धति हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो विश्लेषण की है। एक तो मुझे ये बात लगती है, और मुझे लगता है कि आगे हम लोग एक बार रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर पांडे से कि वो हम लोग को फिलोसॉफिकल ग्रामर के बारे में, विटगेनस्टाइन के बारे में दो तीन बातें कहें। एक और बात मैं थोड़ी याद दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि जब हम विल्फ्रेड सेलर्स की वो डेफिनेशन लेते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट
the most general concepts in their most general way in which they hold together, तो फिर बात ये होगी कि हम मूषकत्व तक भी नहीं जाएंगे, हम मूषकत्व तक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व तक. So a discussion on what is Ramatva and what is Gotva will not be the point of major discussion. The point would be what is the nature of general terms and what is the nature of specific terms. तो हम लोग और भी generality पे जाते हैं. दूसरी बात में एक और बात आपको सबको पता ही है, वो सबको याद दिलाने की एक बार फिर बात है कि कॉन्टिनेंटल और एनालिटिक का जो भेद हम लोग अक्सर मेंटेन करते हैं, उसमें भी कई एनालिटिकल थिंकर्स का ये कहना है कि एनसॉय, पोरसॉय, डिस्पेयर, ये सारे टर्म्स जो कॉन्टिनेंटल्स इस्तेमाल करते हैं तथाकथित, इनका भी विश्लेषण किए बिना हम उसको समझ नहीं सकते. तो दार्शनिक समझ के लिए ये सब हमको बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में आपने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कही कि सेकंड ऑर्डर से ये मतलब नहीं है कि हम किसी अप्रासंगिक बारे में बात कर रहे हैं. बात ये है कि जब हम सुकरात में भी ये बात हुई थी कि व्हाट इज जस्ट, में ये बात सही है कि वो बात सही है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके जाते हैं व्हाट इज जस्टिस. तो हम जब मोस्ट जनरल पे जाते हैं तो वो हायरार्की ऑफ साइंसेस की बात तो है, उस पर भी मुझे लगता है कि आप थोड़ा संकोच कर रहे थे कि हम लोग नहीं, किसी को नीचा नहीं मान रहे. नीचा तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक तरीके का अजम्पशन ये जरूरी है कि ये एक तरीके की हायरार्की है. जो फर्स्ट ऑर्डर डिसिप्लिन्स हैं उनका एक तरीके का है, और जब हम मेटा लेवल एनालिसिस करते हैं तो उसका नेचर बदल जाता है. वो सुपीरियर है या फंडामेंटल है या बेहतर है ऐसा तो नहीं, लेकिन उसका नेचर फर्क है, और उसको पहले वो लोग हायरार्की ही कहते थे. मुझे लगता है कि ये जो आपने चर्चा की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे यकीन है कि बच्चों को बहुत सारे सवाल इसमें समझ में आए होंगे. और जैसा आपने कहा, हमारे डिपार्टमेंट की लंबी परंपरा थी, प्रोफेसर राजनारायण से ये परंपरा चलती आई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब डॉक्टर केसी पांडे इसी परंपरा में हैं, और मुझे लगता है कि वो इस परंपरा के अंतर्गत इस परंपरा का सम्मान तो करते ही रहेंगे, भले ही वो इसके साथ और जो विविधताएं हैं जो वो ला रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी भी हैं, उनको भी लाते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Dr. Prashant, this was a comment rather than a question. So it was comment, and we all take it in right spirit, and we are guided by this spirit, and we are following this spirit. Sir, thank you very much for your question, for your comment rather. And could I take another query, and the next query, the person, somebody is writing in the chat box that the person is wanting to ask a question. So question is invited. You can ask your question. I guess Pratibha ma'am wanted to say something. Yeah, okay, doctor. Yes. सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. जी आपका आवाज. प्रणाम सर. सर, मुझे जो है सेकंड ऑर्डर फिलॉसफी कहने पे जो प्लेटो का फिलॉसफी है, या अंतः प्रज्ञावक दर्शन है, या भारतीय चिंतन परंपरा में जो मुख्य 60 दर्शन है, उनकी शुरुआत सूत्रों से होती है. तो ये सारे जो है वो डायरेक्ट अनुभव की बात कर रहे हैं, तो इसको तो हम कभी भी द्वितीय श्रेणी के अध्ययन में नहीं रख सकते. अनुभव की बात कर रहे हैं ना, अनुभव की बात ही तो सेकेंड ऑर्डर है सतीश. अनुभव के बारे में बात, किसी के बारे में कहना ही सेकेंड ऑर्डर है ना. हाँ, ये सर बिल्कुल सही है. जब अगर हम ये कह रहे हैं हाँ. जो प्लेटो का है कि जब वो लव ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, फिलॉसफी को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो बात करने की बात नहीं कर रहे हैं. और ऐसे जब सूत्र में बात करेंगे, चाहे वो कपिल मुनि का हो या जैमिनी का सूत्र हो, किसी का भी सूत्र हो जो भारतीय चिंतन परंपरा में है, तो ऋषि मंत्र दृष्टा है, और वहीं से दर्शन की शुरुआत, जो दार्शनिक संप्रदाय हैं उनकी शुरुआत हो रही है. तो उनकी जो शुरुआत है तो वो बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो भी अनुभूत किया उसको सूत्रबद्ध कर दिया है. तो अगर वो बिगिनिंग पॉइंट है फिलॉसफिकल स्कूल का, तो इसको हम कैसे देखेंगे? वंडरफुल सतीश. वो तो डॉक्टर प्रशांत शुक्ला क्वेश्चन आपका लेंगे अभी, लेकिन मेरा विचार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऋषि परंपरा है, अपनी जो सूत्र है, अनुभव के बारे में वो बात कर रहे हैं, अपनी जो अंतः प्रज्ञा है उसके बारे में बता रहे हैं.
इसीलिए जो आक्षेप है पाश्चात्य दार्शनिकों का कि भारतीय दर्शन जो है दर्शन नहीं है, बल्कि उनके दृष्टिकोण से दर्शन ना होकर के सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी कोट एंड कोट उनके दृष्टिकोण से ना होकर के वो बेसिकली धर्म है ना कि दर्शन है। लेकिन हमारी दृष्टिकोण से, क्योंकि वह तार्किक दृष्टि है और उसको समोया जा सकता है किसी न किसी प्रकार से पाश्चात्य सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी इज इक्वल टू फिलॉसफी के फार्मूले में, यह मेरा विचार है। लेकिन डॉक्टर शुक्ला जो है स्वतंत्र है, जैसा वो चाहे आपकी क्वेरी का उत्तर दें। डॉक्टर शुक्ला प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सतीश जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं भी देना चाहूंगा। जब भी हम वेदों का आरंभ करेंगे तो कुछ ग्रैंड नैरेटिव्स की चर्चा करेंगे। हम बोलेंगे सर्वम खलु इदं ब्रह्म नास्ति किंचन सच्चिदानंद अयम आत्मा अस्मि। अब जहाँ पे हम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक बाद में बताएंगे। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस ब्रह्म से आप समझ क्या रहे हैं। तो अगर हम ईश्वर की चर्चा करके ईश्वर को दयालु बता रहे हैं, तो शुरुआत में जब उन्होंने इंट्यूशन से प्राप्त किया वो तो फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी हो गई। लेकिन हम लोगों का पहला प्रश्न ये नहीं होगा, हमारा प्रश्न ये होगा आप ईश्वर शब्द से समझ क्या रहे हो। तो जब भी हम ये समझने का प्रयास करेंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी हो जाएगी। सो स्टेटमेंट leads to some kind of analysis which will be a second order inquiry. I hope I'm correct. Yes, wonderful, wonderful. I said the same thing. Any other question? Any other question? Sir, very little curiosity, sir. Very little curiosity. Sir, जैसे कपिल मुनि consider as a philosopher or not? सभी मुनि फिलोसफर है, सभी हमारे दृष्टिकोण से वो दार्शनिक है। जो अपना अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में ही इसकी व्याख्या दी गई है कि दर्शन क्या है। अन्वीक्षिकी प्रोफेसर राकेश चंद्रा ने लिखा भी है नोट्स में। अभी चैट बॉक्स में प्रोफेसर राकेश चंद्रा ने लिखा है कि अन्वीक्षिकी जो है दर्शन है भारतीय संदर्भ में, और वो सेकेंड ऑर्डर में आ सकती है। हम भी उसको मानते हैं सर। नो डाउट अन्वीक्षिकी सेकंड ऑर्डर में आएगी, नो डाउट। बट मेरा कंसर्न है जो सूत्र है जहां से दार्शनिक संप्रदायों की शुरुआत हो रही है, तो सूत्र को हम सेकंड ऑर्डर में कैसे रखेंगे, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि इस टर्म का मतलब क्या है। वो ये कह रहे हैं कि ऋषि मंत्र दृष्टि मंत्रों का साक्षात्कार किया है ऋषियों ने, तो अब जो वो साक्षात्कार अनुभव है उस अनुभव को उन्होंने शब्दबद्ध कर दिया है। हाँ, अनुभव के बारे में बात करना ही तो सेकेंड ऑर्डर हुआ सतीश। और उनकी दृष्टिकोण से, पाश्चात्य दृष्टिकोण से, जो ये सेकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू फिलॉसफी कहते हैं, उस दृष्टिकोण से अगर आप समझते हैं कि इस पर और चर्चा हो सकती है, तो हो सकता है कि अगले शनिवार को आप इस पर एक पेपर पढ़ दें। और बिल्कुल सर, हम आपको इनवाइट करते हैं। के लिए कुछ कहना चाहूँगा। हाँ संजय जी बताएं। जब हम किसी विषय वस्तु को स्वयं समझते हैं तो हम दर्शन नहीं कर रहे होते हैं। दर्शन जब हम किसी अन्य व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं तो दर्शन करते हैं। इस चीज को आपको फर्क समझना होगा कि हम दर्शन का मतलब क्या ले रहे हैं। जो प्रशांत सर ने पहले कहा, ऐसा है कि वो दर्शन की परिभाषा तो इतनी ज्यादा है कि हम इसको एक परिभाषा में बांध नहीं सकते, वो तो ट्रू है। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर कॉन्सेप्ट है वो अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है मेरी समझ से। और लोगों को क्वेश्चन बोलने दीजिए, नहीं तो संजय और सतीश डबल यस में ही रह जाएगा। डबल यस में ना रह जाए। अगर कोई हमारे बीए के स्टूडेंट है और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के और पीएचडी स्कॉलर्स कोई है, वो क्वेश्चन कुछ और पूछें, जैसे कि वो पीछे ना, कई बार ऐसा होता है नए बच्चे नहीं पूछ पाते हैं ना, तो काउंटर क्वेश्चन हम लोग ना करें, और जो है वो और लोगों के क्वेश्चन लीजिए। और आप भी जो है वो प्रेजेंट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, है ना। तो अभी और स्कॉलर्स इनकरेज्ड हैं जो पूछना चाहते हैं, और स्कॉलर्स अगर कोई पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के कोर्स वर्क में भी है और वो कोर्स वर्क में पढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थियों को इस पर और प्रश्न निकल सकता है, चाहे वो पीजी के हों, चाहे वो यूजी के हों, और चाहे पीएचडी के हों। सो नए बच्चों को मैं इनवाइट करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो टाइम वैसे हो चुका है काफ़ी, हम 11 से 12 ही टाइम रखते हैं जनरली इसका। लेकिन यह है कि 1-2 मिनट या 4 मिनट और हम लोग इस पर डिस्कस करके फिर इसे स्कॉलर्स के बारे में जो सूचना है उसके बारे में बात किया जाएगा।
Good afternoon, sir. Mrinal here. Hello, Mrinal. Sir, Very nice to see you. Hello. Tell me. sir, I had a simple question, sir. If someone asks us, is Indian philosophy primarily a first order activity or second order activity? Is it more akin to continental philosophy in the West, or is it more akin to analytical philosophy in the West? What should we say? Mrinal, I would still stick to my point that even in Indian context, when we are doing philosophy, we are doing some sort of second order inquiry. Whether you go to Bodh, you go to Vedanta, or you go to Sankhya, the first thing we are preferring is to clarify the terms and analyze it impartially and in a neutral manner so as to reach some conclusion. Ji, sir? Wonderful, Yes, sir. wonderful. Yes, sir. Yes. Nice, So thank you, sir. nice. So I think. So there's a slight clarification I want. Like you said that when we are doing the particular sort of activity which we are calling philosophy, when we include that, so then the moment we call it philosophy, it becomes a second order activity, right? Right. So like Satish Bhaiya just asked that about Indian text or Indian philosophy, or even if we talk about Bhagavad Gita, which has been obtained through Shruti, right? So if we remove the term philosophy, if we remove the activity which is involved, like if we are not explaining what is Bhagavad Gita, but when Krishna, when he has got that obtained it through Shruti, that particular sort of kriya, what will it be called when he attained that? Will it be first order activity, or it will still be called second order activity? मानसी, पहली बार में सुनकर आत्मसात करना तो निश्चित रूप से प्रथम स्तरीय विश्लेषण है. To listen to and imbibe it is a first order activity, but the moment we try to make sense of it, we try to understand it going through internal or external process of clarification, then it becomes a second order activity. But then, sir, in other fields as well, like when we are in psychology, what we are doing in psychology or what we are doing in geology, we are collecting data, we are doing sampling, and after collecting that sampling, we are again analyzing the whole research, and then why it's called first order activity? Why not second order activity? And that is precisely my point, that at some point of time, all the disciplines are bound to use the philosophy and its methodology. So once the sample has been collected, once the data is there in front of you, what next you are going to do? You will sit inside the room, you will close the doors, you will draw the curtains, you will have your desk, your pen, your mind, your language, and then you will analyze the data. The process of analysis itself is a philosophical task, and therefore philosophy as a methodology is included in each and every field of discipline. Yeah, Am I wonderful. clear? Yeah, it's clear. I suppose that Thank you, sir. you said that there is no kind of in a sense there is no watertight compartment between first order and second order after a certain level. So though Mansi has problematized this issue, and this was a really good question. I like this question because this is the question which makes the boundary blur. So from that perspective, yes, we all enjoyed Mansi's question. And because philosophy consists in questioning and questions, so it's wonderful. Any other question? If there is any other one? Hello, sir. Hello, I wanted, yeah. sir, I wanted to seek more of a clarification rather than it's a question. So, in one of your slides, so you mentioned that there's a problem that philosophy has no obvious content of its own. So, I wanted to ask that: is it, so would you accept it as a true statement that philosophy has no content of its own, or it's more sort of contentious?
When I use the term philosophy has no content of its own, I take it as a privilege and honor for the discipline of philosophy. Once I say philosophy is not having its exact content as we have in the field of physics or chemistry, it means philosophy has got a specific kind of methodology which can be applied to all sort of contents at a specific juncture of time and in the process of analysis. So I take it in the positive sense that philosophy is not limiting itself to a specific kind of content. Well, we can do analysis of any kind of sense data which is provided to us. So let's celebrate this beauty of philosophy. So Okay. I think now I understand the point of it. So like also listening to what Chandra sir's comment were on your dictation, sir, that philosophy somewhat borrows the terms from other disciplines, and then I believe that the content that sort of philosophers are discussing are more sort of on the general concept behind those specific terms. So it's more sort of a second order content, I believe, that philosophers are able to generate on the empirical data, or more sort of those specific terms being borrowed from different disciplines. Thank you, sir. I think I see the clarification. Actually, there is no end of questions, and there are no end of questions and queries, and that is the essence, and that is the utility of wonderful presentation. So there are many questions, but there is into time, I suppose. So we have already exceeded 16 minutes, and I'm grateful to everybody who came here, who made to this presentation. And each Saturday, this is now announcement. Thanks to Prashant, thanks to everybody for joining it. Now this is announcement for scholars of philosophy department, and that is there is one research fellows meet of ICPR. Do you all know? You all must have got emails. All those who Yes, are, sir. all those who are receiving fellowship from ICPR, they must have received emails from ICPR. When is the fellows meet? So it's between 20th and 24th So of it's July. from 20th to 24th. So wonderful. Now you have to present yourself 10 minutes, I suppose, and Yes, sir. there will be experts to evaluate your presentation. So from that perspective, you need to prepare yourself, and if there is any issue, you can discuss here in this platform, because this platform belongs to you scholars, PhD scholars. So if you have any issue in preparing your presentation for ICPR fellows meet, you are welcome to discuss your problem here. You can send a message in the WhatsApp group, and we'll organize one special seminar before you're going to ICPR for kind of rehearsal to do in the departmental group, so that you have much courage to face the world outside, because this is your departmental platform, so you can exercise your rehearsals. And everybody, this is must for presenting in ICPR fellows meet. If you are having ICPR fellowship, that is a must for you for 10 minutes. So if you have any issue, we are here to discuss that. And next thing is that this scholars seminar is going to be continuous kind of affair. This is not going to end with 1 or 2 Saturdays. Each Saturday we are going to have 2 scholars presenting themselves, maybe 10 minutes, 20 minutes. They will present, 2 scholars will present each Saturday, and the list will be out very soon in the group as to when you are earmarked, your dates are earmarked on a particular Saturday. So be careful to follow the WhatsApp group and follow your presentation in the Saturday at 11 a.m. for the time being. This is the time that we have fixed, and this is needed because each month there is one notice that each month ICPR fellows will prepare their progress report. So that presentation will be counted as your progress report in the meantime.
So it will serve your presentation. Your attendance is a must in Saturday Research Scholars seminar. So from this perspective, I might say that there are around more than 20 scholars in this department, but many research scholars are not turning up. That is not good for the department's research, and that is seriously taken into account. That whatever you people are doing, do, but at least you must be doing some research work. There are many scholars who are serious, many scholars who are serious, but there are some who are not shown up. So this is important for you, for department, that researches are done in a right spirit, in a good manner, and you are involved in research activities. This is good for your future, for your academic career, for your knowledge, for your publications. So from this perspective, this is the announcement for the time being. And if you have any issue, you can send message in WhatsApp group and encourage your mates, your classmates to post their to get into that group, to join that group. So joining the group is important from your perspective, because all the schemes which are being announced will be posted in that group, and there is no other way to contact you, as nowadays there is a social distancing we are following. So this is that in this lockdown period, let us keep on meeting in this group, and let us keep on discussing. Let us keep on discussing so many factors which might be relevant for your career in future. But there are many people, many research scholars who are not doing any other thing, but they are researching only. They have made up their mind that academic is their future. So there should not be any injustice to their caliber. They must be into right path, and department is there for providing all benefits available here. So this is the brief notice, brief information. Please be connected, and we'll post a group. We'll post a list of scholars in this department in WhatsApp group. Check your name. If your name is not there, please point out. It will be included. And these things we are continuously doing. So I wish you good luck for your ICPR Fellows Meet. Maybe like if you need, then we'll have this kind of presentation here. I mean, maybe like before you're going to ICPR Fellows Meet. So I wish you good luck to all students, and thanks to all colleagues and seniors. And once again, thanking to Prashant Shukla for presenting in such a wonderful way. Thank you so much, everybody.